एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, राजू और विनय। दोनों का बचपन एक जैसा था। मिट्टी में खेलना, टूटी चप्पलों में स्कूल जाना और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ना। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें अलग बनाती थी, सोच। राजू के पिता एक अध्यापक थे, बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान। उनका मानना था कि पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। वे अक्सर कहते, राजू राजू, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक दिन सरकारी नौकरी पाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित होगी। राजू भी यही मानता था कि जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए डिग्री और नौकरी सबसे जरूरी है। दूसरी ओर विनय के पिता गांव के एक छोटे व्यापारी थे। उन्होंने कभी स्कूल की चौखट नहीं देखी थी, लेकिन व्यापार की गहराई को अच्छे से समझते थे। वे विनय से कहते, बेटा, पैसे के लिए काम मत करना, पैसे को अपने लिए काम करना सीख। स्कूल जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे की समझ। समय बीतता गया। राजू ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, अच्छे नंबर लाए और शहर जाकर नौकरी पाने में सफल हो गया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। हर महीने तनख्वाह मिलती, घर का किराया, मोबाइल का बिल और थोड़ी बहुत बचत। उधर विनय ने अपने पापा की दुकान को संभाल लिया। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन कुछ नया सीखता, छोटे छोटे बदलाव करता और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने कुछ सालों में खुद का ब्रांड बना लिया। 10 साल बाद जब दोनों की मुलाकात हुई, तो राजू ने अपनी तनख्वाह और प्रमोशन के बारे में बड़े गर्व से बताया। लेकिन जब विनय ने बताया कि उसके पास 3 दुकानें हैं, एक गोदाम है और 20 लोग उसके लिए काम करते हैं, तब राजू चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि जिस दोस्त को वो पढ़ाई में कमजोर समझता था, वो आज इतना आगे कैसे निकल गया। यही फर्क है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करने में। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही बात अपने बचपन के अनुभव से सीखी। उनका एक असली पिता था, हाईली एजुकेटेड, रिस्पेक्टेबल, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ। वहीं उनका दूसरा पिता यानी रिच डैड पढ़ाई में ज्यादा नहीं था, लेकिन पैसे की समझ में माहिर था। चैप्टर 5 में कियोसाकी यही सिखाते हैं, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। लोग स्कूलों में मैथ्स, साइंस और लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभाला जाए। रिच डैड बार बार यही कहते थे, अगर तुम पैसे को समझ गए तो पैसे की दुनिया में राजा बन सकते हो, वरना जिंदगी भर उसके गुलाम रहोगे। इस चैप्टर में सबसे अहम बात है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की भाषा को समझना। जैसे भाषा को जाने बिना हम किसी देश में नहीं टिक सकते, वैसे ही पैसों की भाषा को जाने बिना हम फाइनेंशियल दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। अधिकतर लोग सैलरी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तनख्वाह मिलती है, खर्चा होता है, फिर इंतजार अगली तनख्वाह का। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। रिच डैड कहते हैं, असल में अमीर लोग अपनी आमदनी से संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी आमदनी से खर्च और लाइबिलिटीज खरीदते हैं। लाइबिलिटी यानी वो चीज जो आपके जेब से पैसा निकालती है, और एसेट यानी वो चीज जो आपके लिए पैसा लाती है। एक घर जिसमें आप रहते हैं, वो जरूरी नहीं कि एसेट हो। अगर वो आपकी जेब से ईएमआई खींचता है, तो वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर वो घर किराए पर चढ़ा है और आपको इनकम दे रहा है, तभी वो एसेट है। अब सोचिए, जब हमें ये बातें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, तो हम कैसे सीखेंगे? रिच डैड पुअर डैड का ये अध्याय दरअसल चेतावनी है कि अगर आपने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली, तो चाहे आप कितना भी कमा लो, आप हमेशा पैसों की चिंता में ही जियोगे। यहां एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए, एक आदमी हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। उसमें से 20,000 रुपए घर के किराए में चला जाता है, 10,000 रुपए ईएमआई में,
10,000 रुपए खाने पीने में और 5,000 रुपए दूसरी जरूरतों में। अब बचते हैं 5,000 रुपए। अगर वो आदमी उन 5,000 रुपए को सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालता है तो वो पैसे वक्त के साथ अपनी वैल्यू खो देंगे। लेकिन अगर वो इन्हें एसेट में इन्वेस्ट करे, जैसे कोई स्टार्टअप, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस, तो धीरे धीरे उसकी पैसिव इनकम बन सकती है। रिच डैड यही करते थे। वो हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा एसेट्स में लगाते। एक दिन ऐसा आया जब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उनके एसेट्स उनके लिए पैसे कमा रहे थे। वहीं पुअर डैड ने भी कड़ी मेहनत की, अच्छी सैलरी कमाई, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण वो कभी पैसे से आजाद नहीं हो पाए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच बनना कोई जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो सीखने से आता है, और वो माइंडसेट आता है फाइनेंशियल लिटरेसी से। पहला कदम है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। दूसरा कदम है इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट पढ़ना सीखना। इनकम स्टेटमेंट बताता है कि आपकी इनकम और खर्च क्या है, जबकि बैलेंस शीट बताता है कि आपके पास क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। पुअर डैड को ये चीजें बोझ लगती थीं। वो मानते थे कि पैसा गिनना या निवेश की बातें करना लोभ की निशानी है। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे की समझ रखना लोभ नहीं है, जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप पैसे की सही समझ नहीं रखते तो आप अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे देते हैं, अपने बॉस के, बैंक के या सरकार के। इसलिए चैप्टर 5 आपको चैलेंज करता है, क्या आप सिर्फ सैलरी पर जीना चाहते हैं या अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं? इसका उत्तर सिर्फ आपके पास है। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड से पूछा, पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग पैसे की कमी को असली प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि असली समस्या है पैसे की समझ की कमी। इंसान अगर आज गरीब है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा गरीब रहेगा, लेकिन अगर वो पैसे की भाषा नहीं समझता तो उसे कितनी भी दौलत मिल जाए वो उसे गंवा देगा। यही कारण है कि बहुत सारे लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। रिच डैड का एक रूल था, हर हफ्ते खुद को एक फाइनेंशियल टॉपिक पर शिक्षित करना, चाहे वो टैक्सेस हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या मार्केटिंग। उनका मानना था कि जो इंसान हर दिन कुछ नया सीख रहा है वही धीरे धीरे अमीर बनता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमित और सुरेश। दोनों को 1 लाख रुपए की लॉटरी मिलती है। अमित उस पैसों से एक नई बाइक खरीद लेता है, महंगे कपड़े लेता है और कुछ दोस्तों को पार्टी देता है। कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है। वहीं सुरेश उस 1 लाख रुपए को एक छोटे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालता है और कुछ हिस्सा एक किताबों की दुकान खोलने में लगा देता है। 2 साल बाद सुरेश की इनकम डबल हो जाती है। यह फर्क है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का। इस चैप्टर में कियोसाकी यही समझाते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों को समझदारी से घुमाते हैं, जबकि गरीब लोग उन्हें खर्च कर देते हैं। रिच डैड एक बात बार बार दोहराते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, लर्न हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करना गलत है। इसका मतलब है कि आप नौकरी को सिर्फ इनकम सोर्स न माने, बल्कि उसे सीखने का जरिया बनाएं। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां सिर्फ सैलरी मत लो, सीखो कि वो कंपनी कैसे काम करती है, उनके फाइनेंस कैसे चलते हैं, उनके मार्केटिंग के तरीके क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये सब चीजें सीखकर आप एक दिन खुद का एसेट खड़ा कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 5 में एक और गहरी बात आती है, फाइनेंशियल आईक्यू के 4 मुख्य स्तंभ। अकाउंटिंग यानी पैसों की गिनती और रिपोर्ट्स को समझना। इन्वेस्टिंग पैसे को ऐसे जगह लगाना जहां से वो बढ़ सके। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बिजनेस और इकोनॉमी के ट्रेंड्स को पहचानना।
लॉ टैक्स और कानूनी स्ट्रक्चर की समझ। अब सोचिए, अगर आपके पास ये चारों की बेसिक समझ हो जाए तो आप कितने कदम आगे निकल सकते हैं। एक बार कियोसाकी को एक बड़ी डील ऑफर हुई। एक पुराना बिल्डिंग कम कीमत में मिल रहा था। वहां के दूसरे लोग कह रहे थे कि उसमें निवेश करना बेकार है, लेकिन कियोसाकी ने मार्केट रिसर्च की, लॉ से जुड़ी संभावनाएं देखीं और अकाउंटिंग से पूरा हिसाब किताब समझा। फिर उन्होंने उस बिल्डिंग को खरीद लिया और कुछ महीनों में उसका रिनोवेशन करवाकर किराए पर चढ़ा दिया। कुछ ही समय में वह बिल्डिंग उनकी सबसे बड़ी इनकम सोर्स बन गई। यह होता है फाइनेंशियल एजुकेशन का असली कमाल। आज भी लोग कहते हैं पढ़ लिख के नौकरी करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता पढ़ लिख के पैसे को समझो। रिच डैड कहते थे स्कूल तुम्हें जॉब के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें खुद को पैसों के मामले में ट्रेन करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, क्या हर किसी को व्यापारी या निवेशक बन जाना चाहिए? जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी को यह जरूर आना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, टैक्स कैसे काम करता है और कैसे अपनी आमदनी से संपत्ति बनाई जाती है। अगर आप सैलरी वाले इंसान हैं, तब भी आप एसेट बना सकते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं। आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं जहां आप बच्चों को पढ़ाते हैं। धीरे धीरे वह चैनल इनकम देना शुरू कर देता है। यह आपका एसेट हो गया। या फिर आप हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड या रीट में डालते हैं। समय के साथ वो बढ़ता है। यह भी एसेट है। रिच डैड हमेशा कहते थे असली आजादी तभी मिलती है जब आपकी पैसिव इनकम आपकी डेली जरूरतों को पूरा करने लगे। अब बात करते हैं डर की। लोग अमीर बनने की सोचते तो हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, लोग क्या कहेंगे। पुअर डैड भी यही सोचते थे। वो कहते थे नौकरी कर, रिस्क मत ले। लेकिन रिच डैड कहते थे सीखकर रिस्क लेना ही असली स्मार्टनेस है। रॉबर्ट कियोसाकी ने जब पहली बार रियल एस्टेट में निवेश किया तो उन्हें भी डर लगा, लेकिन उन्होंने सीखा, रिसर्च की और एक छोटा कदम उठाया। वो पहला कदम ही उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला बन गया। इसलिए चैप्टर 5 एक कॉल टू एक्शन है। सिर्फ पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे संभालना और बढ़ाना भी आना चाहिए। अगली बार जब आप सैलरी पाएं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पैसे को एसेट में बदल सकता हूं? क्योंकि अगर आप आज एसेट बनाना शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आप अपने पैसों के मालिक बन सकते हैं, ना कि गुलाम। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन का एक ऐसा दौर था जब उनके पास कोई जॉब नहीं थी और पैसों की हालत बहुत खराब थी। उस समय उनके कुछ दोस्त उन्हें सलाह दे रहे थे कि वापस नौकरी पकड़ लो, कम से कम इनकम तो आएगी। लेकिन रिच डैड ने उन्हें कहा, अगर इस मुश्किल समय में तुमने नौकरी पकड़ ली तो तुमने हार मान ली। यह वक्त तुम्हारा असली इम्तिहान है। कभी कभी जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तभी असली सीख मिलती है। कियोसाकी ने उस समय का उपयोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने में लगाया। उन्होंने किताबें पढ़ीं, सेमिनार अटेंड किए और छोटे निवेश करना शुरू किया। उन्होंने एक बार कहा, हर फेलियर एक स्कूल फीस है। अगर तुम फेल हो गए तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ सीखा। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग उस सीख का इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोग उस डर में जीते हैं। चैप्टर 5 की एक और महत्वपूर्ण बात है, हर अमीर आदमी की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग। पैसे की असली ताकत किसी बैंक में नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके में होती है। रिच डैड ने एक दिन एक पेपर दिखाया जिसमें लिखा था बड़ी कंपनी में नौकरी के 100 फायदे। फिर उन्होंने कहा, अगर यही पेपर तुम्हें यह बताता कि उस कंपनी के मालिक ने कैसे बिजनेस शुरू किया था, तो तुम्हें फायदा असली मिलता। किसी कंपनी के एम्प्लॉई बनने से बेहतर है यह जानना कि वो कंपनी कैसे बनती है। आज की दुनिया में जब इंटरनेट और एआई जैसे टूल्स हर किसी के पास है, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और भी जरूरी हो गया है।
अब सिर्फ अब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है। रिच डैड का एक रूल था, हर महीने कम से कम एक एसेट खरीदो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। एसेट मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी मतलब वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए कार जो ईएमआई पर खरीदी गई है और सिर्फ खर्च देती है लायबिलिटी, वही कार अगर आप उसे ओला उबर में चला रहे हैं और उससे हर महीने कमाई हो रही है, एसेट। आज लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। महंगी घड़ी, बड़ा टीवी, कर्ज पर लिया गया आईफोन, ये सब स्टेटस दिखाते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं सुधारते। चैप्टर 5 एक माइंडसेट शिफ्ट की बात करता है। पुअर डैड का माइंडसेट था, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। रिच डैड का माइंडसेट था, एक ऐसी स्किल सीखो जिससे तुम पैसे को नियंत्रित कर सको। स्कूल हमें सिखाते हैं गलती मत करो, रिच डैड कहते हैं गलती करो लेकिन उनसे सीखो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट, यानी जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं तो उस रिस्क को समझना और संभालना सीखें। रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो कभी नहीं हारता, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो हारने के बाद फिर उठता है और समझदारी से अगला कदम उठाता है। एक समय था जब कियोसाकी ने एक रियल एस्टेट डील में काफी नुकसान किया। लोग बोले, अब तेरा खेल खत्म। लेकिन उन्होंने उस नुकसान को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया। उसी सीख के दम पर उन्होंने अगली डील में डबल मुनाफा कमाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अमीरी एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर ठोकर, हर नुकसान, हर गलती आपको बेहतर बनाती है, अगर आप सीखने को तैयार हों। अब बात करते हैं बच्चों की। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। उन्हें यह लगता है कि पैसे की बातें बड़े लोग करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। रिच डैड अपने बच्चों को बहुत कम उम्र से पैसे की शिक्षा देते थे। उन्हें अलाउंस नहीं देते थे, बल्कि उन्हें छोटी जॉब्स करवाते थे ताकि वो समझें कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कैसे बढ़ाए जाते हैं। उन्होंने सिखाया, पैसा तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। आज अगर आप भी अपने बच्चों को सिखाएं कि एसेट क्या है, पासिव इनकम क्या है, तो वो कभी जिंदगी में पैसों के लिए मजबूर नहीं होंगे। अंत में सबसे जरूरी बात यह है, हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई सरकारी सिस्टम आपको पैसे की सही समझ नहीं देगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे। रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 5 हमें यही याद दिलाता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। पैसा तब तक आपका दुश्मन है जब तक आप उसे समझते नहीं। जैसे ही आप पैसे की भाषा सीखते हैं, पैसा आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन हर बार एग्जाम में बस कुछ नंबर से रह जाता था। उसकी फैमिली और समाज लगातार कह रहे थे, तू मेहनत कर रहा है, एक दिन कामयाब होगा। लेकिन अर्जुन अंदर से टूट रहा था। एक दिन उसने सन्नी एक पुरानी किताब उठाई जो उसके पापा की अलमारी में पड़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। वो किताब पढ़ते ही उसकी सोच ही बदल गई। उसने पहली बार समझा कि सिर्फ नौकरी पाना ही जिंदगी नहीं होती। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, अब वो पैसों के लिए नहीं, ज्ञान के लिए सीखेगा। अर्जुन ने एक ऑनलाइन कोर्स किया, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस।
फिर उसने यूट्यूब से अकाउंटिंग सीखी और छोटे पैमाने पर ट्रेडिंग करना शुरू किया। उसकी शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही अर्जुन एक सफल डिजिटल मार्केटर है और उसके पास 3 अलग-अलग एसेट है जो हर महीने उसे पासिव इनकम देते हैं। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपकी दुनिया भी बदलती है। चैप्टर 5 हमें बताता है कि अमीर लोग अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने में पैसा और समय लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आपने अपने दिमाग को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। आज भी बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं बचत ही सब कुछ है, लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ बचत से आप अमीर नहीं बन सकते। इन्फ्लेशन की रफ्तार, टैक्सेस का बोझ और लाइफस्टाइल की बढ़ती कीमतें, इन सबसे लड़ने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं। आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझना पड़ेगा। आपको टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, आरईटीसीज और एसआईपीस की ताकत जाननी पड़ेगी। रिच डैड कहते थे, पैसा बचाओ, लेकिन उस बचाए हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी करो ताकि वो और पैसा बनाए। चैप्टर 5 इस बात पर भी जोर देता है कि असली एसेट क्या होते हैं। रियल एस्टेट जो किराया देता है, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, बिजनेस जो आपके बिना भी चलता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, कोर्सेस, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग जो एड और स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, और सबसे जरूरी एसेट आपका अपना दिमाग। अगर आपने अपने दिमाग में फाइनेंशियल नॉलेज भर दी तो आप किसी भी परिस्थिति में पैसा बना सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने को पैसे नहीं है, लेकिन रिच डैड कहते हैं हर इंसान के पास 2 चीजें होती हैं, समय और दिमाग। शुरुआत पैसों से नहीं, इन 2 चीजों से होती है। आज इंटरनेट पर हजारों फ्री रिसोर्सेस है, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स। कोई भी इंसान अगर चाहे तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख सकता है। और यही है असली ताकत, कंपाउंडिंग नॉलेज। जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही ज्ञान पर भी कंपाउंड इफेक्ट होता है। अगर आपने हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश की तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अध्याय 5 हमें यह भी बताता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को समझना कितना जरूरी है। लोगों को यह नहीं पता होता कि टैक्स कैसे काम करता है, सरकारी नीतियां कैसे उनकी जेब पर असर डालती है, बैंकिंग सिस्टम कैसे उनके पैसे को इस्तेमाल करता है। और जो लोग इन चीजों को समझ जाते हैं, वो सिस्टम का फायदा उठाते हैं और बाकी लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप बैंक में कोई अकाउंट खोलें, कोई इंश्योरेंस लें या कोई लोन सोचें, तो पहले खुद को एजुकेट करें, सवाल पूछें, रिसर्च करें और तभी कोई कदम उठाएं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए याद रखिए, रिच डैड की सबसे गहरी सीख थी, जितना जल्दी आप एसेट बनाना शुरू करते हैं, उतना जल्दी आप आजाद हो जाते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ पैसों से छुटकारा नहीं, बल्कि चिंता से छुटकारा, डरे बिना जीने की आजादी और वो करने की ताकत जो आप सच में करना चाहते हैं। एक बार एक युवक ने रिच डैड से पूछा, अगर मैं फेल हो गया तो? रिच डैड ने जवाब दिया, तो इसका मतलब तुम सीखने लगे हो। और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या सिखाता है। अब आपकी बारी है। क्या आप पैसे के गुलाम बने रहना चाहते हैं या पैसे को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है मैं पैसे को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, तो आज से शुरुआत कीजिए। एक एसेट बनाइए, एक फाइनेंशियल किताब पढ़िए, एक कोर्स कीजिए, एक यूट्यूब वीडियो देखिए, लेकिन कदम जरूर उठाइए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। कभी एक छोटा गांव था
जहां दो दोस्त रहते थे, राजू और बबलू। गांव में पानी की भारी किल्लत थी। गांव वालों ने दोनों को पानी लाने का काम सौंपा। दोनों हर दिन नदी से बाल्टियों में पानी भरकर गांव लाते। गांव वाले उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से पैसे देते थे। बबलू ने सोचा, जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। वो सुबह से शाम तक पानी ढोता रहा। राजू ने कुछ दिनों तक यही किया, लेकिन फिर उसने कुछ अलग सोचा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाया और धीरे धीरे एक पाइपलाइन बिछाने का प्लान बनाया, जो नदी से सीधा गांव तक पानी पहुंचा सके। गांव वाले हंसते थे, पागल हो गया है ये। जब बाल्टी से बढ़िया पैसा मिल रहा है तो इतना मेहनत क्यों? लेकिन राजू ने परवाह नहीं की। उसने काम जारी रखा। हफ्तों महीनों की मेहनत के बाद पाइपलाइन पूरी हो गई। अब क्या हुआ? राजू बस एक बटन दबाता और पानी गांव में आ जाता। लोग उससे पानी खरीदते और वो पैसे कमाता, बिना एक भी बाल्टी उठाए। उधर बबलू आज भी दिन रात बाल्टी ढो रहा था। ये कहानी रिच डैड के उस सिद्धांत को दर्शाती है जो चैप्टर 5 का मूल है, एसेट बनाओ ताकि पैसा खुद ब खुद आए। रिच डैड कहते थे, मेहनत से पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी मेहनत के बिना पैसा न आए तो आप कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। आज के जमाने में पाइपलाइन का मतलब है डिजिटल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी चलता रहे। अब सोचिए, क्या आप बाल्टी वाला जीवन जी रहे हैं? दिन रात मेहनत, सैलरी की इंतजार, ईएमआई का डर? या आप पाइपलाइन बना रहे हैं, धीरे धीरे, लगातार, समझदारी से? रिच डैड का ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करना एक कला है। और वो कला तब आती है जब आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। रिच डैड के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य स्तंभ हैं। अकाउंटिंग, पैसे का लेखा जोखा समझना। इन्वेस्टिंग, पैसा बढ़ाना सीखना। मार्केट का व्यवहार समझना। लॉ टैक्स फॉर फाइनेंशियल रूल्स जानना। इन चारों में आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, उतना ही आप सिस्टम को अपने लिए काम में ला सकेंगे। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी वही गलती दोहराए जो आपने की? ज्यादातर लोग अपने बच्चों को कहते हैं, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी करो, लेकिन वो कभी नहीं बताते कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे बचाना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को कम उम्र में ही एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझा दिया था। इसलिए वो जिंदगी भर पैसों के पीछे नहीं भागा, बल्कि पैसा उसके पीछे भागा। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके पास वो जानकारी है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। लेकिन जानकारी सिर्फ शुरुआत है, असली ताकत है एक्शन। तो आज एक छोटा एक्शन लीजिए। एक फाइनेंशियल बुक ऑर्डर कीजिए, एक फ्री फाइनेंस कोर्स में एनरोल कीजिए, एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कीजिए, म्यूचुअल फंड या एसआईपी के बारे में पढ़िए, एक एसेट खरीदने की योजना बनाइए। हर छोटा कदम एक बड़ी आजादी की तरफ ले जाता है। और आखिर में एक सच्ची कहानी। एक बार एक लड़की थी, नेहा। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक कारपेंटर थे और मां एक हाउसवाइफ। नेहा ने कभी अमीरी का सपना नहीं देखा था, लेकिन कॉलेज में उसे रिच डैड पुअर डैड पढ़ने को मिली। उसने तय किया कि वो सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं, बल्कि एक अच्छा दिमाग बनाएगी। नेहा ने अपने कॉलेज के सालों में ही ब्लॉगिंग शुरू की, शेयर बाजार के बारे में सीखा और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहली सैलरी आने से पहले ही उसने अपने लिए 3 अलग-अलग एसेट बना लिए थे। आज वो 27 साल की है, खुद का घर है, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और हर महीने पासिव इनकम कमा रही है। उसने एक बार कहा, रिच डैड पुअर डैड मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली किताब थी। इसने मुझे वो रास्ता दिखाया जो किसी स्कूल ने नहीं दिखाया।
अब आपकी बारी है। आप भी नेहा, अर्जुन या राजू बन सकते हैं। फर्क बस एक सोच का है, एक फैसले का है। तो क्या आप आज वो फैसला लेंगे? याद रखिए, आपके फैसले ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करते हैं। जिन्होंने फैसला लिया, आज वो एसेट बनाते हैं। जिन्होंने नहीं लिया, आज भी बाल्टी उठाए फिरते हैं। चुनाव आपका है, जिंदगी आपकी है और वक्त अभी भी आपके पास है।